नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की किताब का नाम है आप में चाणक्य। आज हम देखेंगे इसका रिव्यू और सारांश। आइए तो देखते हैं इसके रिव्यू में क्या है। बेस्ट सेलर किताब कॉर्पोरेट चाणक्य के लेखक राधाकृष्णन पिल्लई द्वारा लिखित यह दूसरी किताब है। पहली किताब बेस्ट सेलर होने के बाद उन्होंने सोचा कि दूसरी किताब किस पर लिखी जाए, इसलिए फिर उन्होंने चाणक्य की बातों को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए, इसी बात को एक कहानी के रूप में लिखकर अपनी किताब में प्रस्तुत किया। अपना व्यवसाय चलाने के लिए भारतीय लोग पाश्चात्य स्कूलों की तरफ आकर्षित होते हैं, उनके ज्ञान को पढ़कर अपने व्यवसाय को सफल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि व्यवसाय के जिन सूत्रों को वह अभी पाश्चात्य स्कूलों और किताबों में पढ़ रहे हैं, उनकी नींव तो कब की हमारे देश में रखी जा चुकी है। पर हम उन किताबों में लिखी संस्कृत भाषा और उसके गूढ़ अर्थ को समझ नहीं पाए। इसके बजाय अंग्रेजी सीखकर पाश्चात्य किताबें पढ़ डाली। लेखक ने संस्कृत में मास्टर डिग्री ली है, इसी वजह से वह अर्थशास्त्र का सखोल अभ्यास कर पाए। उन्होंने चाणक्य के लिखे इस शास्त्र को गुरु शिष्य परंपरा में सीखा, क्योंकि किसी भी शास्त्र की पढ़ाई किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। उन्होंने अर्थशास्त्र की सीख को अपने जीवन में उतारा। अर्थशास्त्र को अपनाकर वे अपने व्यवसाय और जीवन में सफल हुए हैं। वे अपने नेतृत्व कौशल से प्रख्यात उद्योगपतियों का मार्गदर्शन करते हैं। लेखक युवा पीढ़ी को संस्कृत सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि हम हमारे प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कर सके, क्योंकि जरूरी नहीं कि मूल ग्रंथों में जो लिखा हो वह हमें भाषांतरित ग्रंथों में वैसा का वैसा मिल जाए। अर्थशास्त्र हमें जीवन में जरूर सफलता दिलाता है, क्योंकि चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने एक ऐसा ही राज्य स्थापित किया जिसमें समृद्धि पानी भरती थी, लोग खुशहाल थे, कलाओं का विकास हुआ, ज्ञान का प्रसार हुआ। इसीलिए वह युग इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से दर्ज है। प्राचीन भारत हर चीज में आगे था। हमारे ऋषि मुनि बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने जो खोज की वह उन्होंने प्राचीन ग्रंथों में लिख छोड़ी। भारत की संस्कृति इतनी विकसित थी कि उसका अध्ययन करने देश विदेशों से लोग यहाँ आते थे। इसी विकसित संस्कृति को हम हमारे प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करके दुनिया के सामने ला सकते हैं, लेकिन यह सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे हैं, इसीलिए लेखक संस्कृत भाषा सीखने पर जोर देते हैं। आइए अब थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेते हैं। लेखक राधाकृष्णन पिल्लई प्रबंधन और परामर्श में औपचारिक रूप से प्रशिक्षित है। वे संस्कृत में एमए है। वे चाणक्य और अर्थशास्त्र के मान्यता प्राप्त शोधार्थी है। इस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 2009 में सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे उनके ज्ञान का उपयोग नेतृत्व कौशल विकसित करने के विभिन्न कार्यक्रमों के निर्माण में करते हैं। वे एसपीएम फाउंडेशन और मुंबई विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य हैं। चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक लीडरशिप एक नेतृत्व कौशल एकेडमी है। यह एकेडमी राजनेताओं और विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करती है। लेखक इसी संस्था के संस्थापक निदेशक है। वे आध्यात्मिक पर्यटन अभियान के संस्थापक है। उनकी लिखी पहली किताब कॉर्पोरेट चाणक्य बेस्ट सेलर रही। इसके बाद उन्होंने 7 सीक्रेट्स ऑफ लीडरशिप लिखी। लेखक को हमेशा कल्पना प्रधान कथा साहित्य में रुचि रही है, इसीलिए उन्होंने आप में चाणक्य यह किताब उसी शैली में लिखी। कहानी लेखक के जीवन के कुछ अंश लिए हुए हैं। कहानी की सबसे मज़ेदार बात यह है कि कहानी में किसी भी पात्र का नाम नहीं है। ऐसे लगता है जैसे यह हम में से ही किसी परिचित की कहानी हो, या फिर यह हमारी ही कहानी हो। कहानी का मुख्य पात्र अर्थशास्त्र की पढ़ाई करने के लिए अपने दादाजी से प्रेरित हुआ। यही प्रेरणा उसने अपने पोते पोतियों को दी जब वह खुद दादाजी बन गया। यह चाणक्य के उस आधुनिक शिष्य की कहानी है जो गुरु शिष्य परंपरा से अर्थशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करता है। इसके पहले उसे अपने जीवन का उद्देश्य समझ में नहीं आता। अर्थशास्त्र की पढ़ाई के बाद उसे अपने जीवन का लक्ष्य मिल जाता है। एक उद्देश्य रहित युवा से वह विश्व का सबसे धनी व्यक्ति बन जाता है। जैसे मौर्य साम्राज्य विश्व का सबसे ताकतवर साम्राज्य था। वह संपूर्ण देश को व्यवसाय में सफलता पाने के लिए संस्कृत भाषा और प्राचीन भारतीय साहित्य के अध्ययन की प्रेरणा देता है। यह किताब उसके संपूर्ण जीवन यात्रा के बारे में है। यह उन लोगों के बारे में भी है जिन्होंने उसे पग पग पर मार्गदर्शन किया। लेखक का कहना है कि हर व्यक्ति में चाणक्य है, बस उसे अपने आप में ढूंढने की ज़रूरत है। यह किताब आपको इस कार्य में मदद करेगी। इसे हमेशा अपने साथ रखिए जब तक कि यह आपके अंदर के चाणक्य को बाहर ना निकाल दे। यह सभी तरह के लोगों के लिए है, जैसे कि माता पिता, युवा
युवा, वयस्क, उद्योगपति इत्यादि जैसे चाणक्य चंद्रगुप्त को हर पग पर मार्गदर्शित करते रहे, उसी तरह चाणक्य आधुनिक युग के लोगों को किताब के माध्यम से मार्गदर्शन देते रहेंगे। जीवन में इसे अपनाकर आप सफलता जरूर पाएंगे। इस अप्रतिम किताब के लेखक है राधाकृष्णन पिल्लई, अनुवादक है डॉक्टर OP झा, प्रकाशक है जैको पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ संख्या है 192, उपलब्ध है अमेजॉन। इसमें पूरे 59 अध्याय है, जैसे कि दादाजी की सलाह, आश्रम में प्रवेश, अंतिम व्याख्यान इत्यादि। आइए अब देखते हैं इसका सारांश। उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं नेशनल और इंटरनेशनल बुक रिव्यूज़ और समरीज हिंदी में, तो जुड़े रहिए सारांश बुक ब्लॉग के साथ। आइए देखते हैं इसका सारांश। सारांश। कहानी के नायक का अर्थशास्त्र के साथ परिचय उसके दादाजी करवाते हैं। नायक के दादाजी बचपन में उसको कहानियाँ सुनाते हैं। इस तरह वह नायक में किताबों के प्रति प्रेम जागृत करते हैं। नायक को किताबों से लगाव हो जाता है। नायक के दादाजी अपना छोटा सा पुस्तकालय उसी के लिए छोड़ जाते हैं। अपने इसी पुस्तक प्रेम के चलते वह अर्थशास्त्र में रुचि लेता है। वह अपने दादाजी की अर्थशास्त्र की किताब देखता है। उसमें उसके दादाजी ने बहुत सारी टिप्पणियाँ लिखी होती है जो उसके समझ में बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि उसके दादाजी संस्कृत विशारद व्यक्ति होते हैं। उसके दादाजी बताते हैं कि अर्थशास्त्र की पढ़ाई किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। इसी गुरु के मार्गदर्शन का शोध उसे उसके गुरुजी तक पहुंचाता है, जो उसे गुरु शिष्य पद्धति अनुसार आश्रम में रहकर शिक्षा देने वाले थे। इसके लिए वह 6 महीने तय करते हैं। नायक 6 महीनों के लिए अपने माता पिता, मित्रों, रिश्तेदारों से दूर हो जाते हैं। आश्रम में उसके गुरुजी और आश्रम चलाने वाले भद्र व्यवसायी के साथ मुलाकात होती है, जो जीवन पर्यंत उनका मार्गदर्शन करते हैं। यह गुरुजी उनके विषय में इतने सिद्धहस्त होते हैं कि उन्हें देश के मुख्यमंत्री अपनी टीम के सदस्यों को मार्गदर्शन करने के लिए बुलाते हैं और साथ में अन्य लोग भी व्याख्यान देने के लिए बुलाते रहते हैं। नायक को आखिरकार 6 महीनों के बाद आश्रम एक प्रमाण पत्र देता है, जो नायक को अर्थशास्त्र का एक मान्यता प्राप्त शोधार्थी बनाता है। यह प्रमाण पत्र नायक को जीवन के हर मोड़ पर बहुत काम आता है। इसी प्रमाण पत्र की वजह से उसे देश की सबसे विख्यात कंपनी में नौकरी मिलती है और बाद में प्रमोशन भी। लेकिन उसके जीवन का उद्देश्य नौकरी करना नहीं, बल्कि व्यवसाय करके विश्व का सबसे धनी व्यक्ति बनना है। वह नौकरी करने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनना चाहता है। इसके लिए उसी की कंपनी के चेयरमैन उसका मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि नायक अर्थशास्त्र के अभ्यास के कारण उनके लिए एक विशेष व्यक्ति है। नायक अपने एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ अपना व्यवसाय भी अर्थशास्त्र के ज्ञान की वजह से अच्छे से संभालते हैं। जीवन के इस यात्रा में उसे उसके माता पिता का साथ और मार्गदर्शन हमेशा ही उपलब्ध रहता है। उसकी पत्नी उन्हें PhD करने के लिए प्रेरित करती है। वह अपनी सारी जिम्मेदारी संभालते हुए अपनी PhD भी पूरी कर लेता है। इसी के साथ सिलसिला शुरू होता है व्याख्यानों का, युवाओं के मार्गदर्शन का। एक दिन वह विश्व का सबसे धनी व्यक्ति घोषित होता है, जो उसकी इच्छा थी। नायक अपने इस यात्रा में चाणक्य के अर्थशास्त्र का ज्ञान कैसे उपयोग में लाता है, यह आपको जरूर पढ़ना चाहिए। नायक का एक उद्देश्यहीन युवा से विश्व का सबसे धनी व्यक्ति बनने का सफर आप इस किताब में जरूर पढ़िए। अब वह भी दादाजी के पद पर पहुंच गया है। वह भी अपने पोते पोतियों में अर्थशास्त्र के ज्ञान का बीज बो रहा है। इसके बाद सिलसिला फिर से शुरू होगा, फिर से चक्र घूमेगा, ताकि वे लोग भी अपनी जिंदगी में सफल हो सके। अपने जीवन में सफलता पाने के लिए अर्थशास्त्र को जरूर पढ़िए। धन्यवाद। स्टोरी नंबर 23। आज पता करेंगे कि सर्पों को शाप से मुक्त होने का उपाय कैसे पता चला। शेषनाग जी के चले जाने के बाद नागराज के पद पर वासुकी का अभिषेक किया गया। जब सर्पों की माता कद्रू ने ही अपने बच्चों को शाप दे दिया तो महाबली वासुकी बड़े चिंतित हुए।
वह इस शाप को दूर करने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने अपने सारे भाइयों के साथ मिलकर इसका विचार किया। उन्होंने कहा कि सब सर्पों पर यह लागू नहीं होता, लेकिन जो माता के शाप से ग्रस्त है उनके छूटने का कोई उपाय नहीं है। निश्चित ही हमारे सर्वनाश का समय आ गया है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी के आगे माता ने हमें शाप दिया और उन्होंने मना भी नहीं किया। इसी से मेरे हृदय की गति बढ़ जाती है। हम लोगों में प्रायः सभी बुद्धिमान और चतुर है। इस संकट से बचने का कोई उपाय हम ढूंढ ही निकालेंगे। जैसे पूर्व काल में देवताओं ने गुफा में छिपे अग्नि को खोज निकाला था। फिर वहां एकत्रित सारे सर्पों ने जन्मेजय के यज्ञ को रोकने के लिए सारे नैतिक अनैतिक उपाय सुझाए। इस पर नागराज वासुकी कहते हैं, तुम लोगों ने जो उपाय बताए वह व्यवहार में लाने योग्य नहीं है। उसी तरह मेरा विचार भी सब सर्पों को जच जाए, यह भी संभव नहीं है। इस बारे में तो मुझे महात्मा कश्यप जी यानी कि पिताजी को प्रसन्न करने में ही अपना कल्याण जान पड़ता है। मुझे वही काम करना होगा जिसमें तुम्हारा वास्तविक हित हो, क्योंकि तुम सब में बड़ा होने के कारण गुण और दोष का सारा उत्तरदायित्व मेरा ही है। सारे सर्पों की मंत्रणा सुनने के बाद एलापत्र नाग ने कहा कि मनुष्य दैव का मारा है, अतः हमें भी दैव की ही शरण लेनी चाहिए। हमारे ऊपर आया हुआ यह भय भी दैवजनित ही है। जब कद्रू ने अपने पुत्रों को शाप दिया तो एलापत्र भय के मारे अपनी माता की गोद में चढ़ गया था। तभी दुख से भरे देवताओं की वाणी एलापत्र के कानों में पड़ी, जो ब्रह्मा जी के समीप आए हुए थे। देवों ने कहा, स्त्रियां बड़ी कठोर होती है। कद्रू ने अपने ही पुत्रों को शाप दे दिया, वह भी आपके सामने, और आपने उनको कुछ कहा भी नहीं। इसका क्या कारण हो सकता है? इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं, इन दिनों यह भयानक विषधारी सर्प प्रजा को बहुत कष्ट दे रहे थे। प्रजा के हित के लिए मैंने कद्रू को मना नहीं किया। जन्मेजय के सर्प यज्ञ में उन्हीं सर्पों का विनाश होगा जो प्रायः लोगों को डसते रहते हैं, क्षुद्र स्वभाव के हैं, पापाचारी और प्रचंड विष वाले हैं। लेकिन जो धर्मात्मा है उनका नाश नहीं होगा। समय आने पर सर्पों का इस भय से छुटकारा होगा। वह कैसे, यह मैं अभी बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने जानबूझकर यह बातें एलापत्र के द्वारा सब नागों तक पहुँचाई थी। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, यायावर कुल में जरत्कारु नाम से एक महान ऋषि होंगे। उनका ही आस्तिक नाम का महान पुत्र होगा जो इस यज्ञ को बंद करवाएगा। जो सर्प धार्मिक होंगे वह उसमें जलने से बच जाएंगे। देवता पूछते हैं, आस्तिक की माता कौन होगी? इस पर ब्रह्मा जी जवाब देते हैं, वे अपने ही नाम वाले किसी स्त्री के साथ विवाह करेंगे। नागराज वासुकी की बहन का नाम भी जरत्कारु ही है, वही उसकी माता होगी। उसी का पुत्र नागों को शाप से छुड़ाएगा। इसके बाद एलापत्र नाग कहते हैं कि यह सब बातें बताकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक चले गए। इसीलिए नागराज वासुकी, मेरा तो ऐसा मानना है कि कन्या की भिक्षा मांगने वाले महर्षि जरत्कारु को अब हम अपनी बहन जरत्कारु भिक्षा रूप में दे दे। इस शाप से छूटने का मैंने तो यही उपाय सुना है, और इस तरह नागों को शाप से मुक्त होने का उपाय मिल गया। इसके बाद की कहानी अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब